नमस्कार सभी लोगों को। हेलो, आदाब। जिस भाषा में मेरे से संबोधन लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन पर है। इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई परेशान रहता है। मेरी माँ से लेकर के मेरी चाची तक, मेरी चाची से लेकर मेरी दादी तक, और कहा जाए तो पूरा का पूरा मोहल्ला इन्फ्लेशन को लेकर परेशान रहता है। पर यार, ये इन्फ्लेशन है क्या? Why would I say inflation is not the right thing for my country? What do I understand by inflation? मैं समझता, ये मतलब बेस में देखा जाए, हर चीज़ की शुरुआत में देखा जाए तो इन्फ्लेशन है क्या? आज हम लोग आज के बारे में छोड़िए, मैं आज पर बाद में आते हैं। हम लोग बचपन से सुनते चले आते हैं कि यार एक टाइम था जब ये सामान, ये मेरी दादी कहती है कि घी 2 रुपए किलो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। यार देखा ही होगा, तब उनके ज़माने में इन्फ्लेशन नहीं था। मेरे दादाजी कहते हैं कि जब शुरू शुरू में कोई आता था उनके घर पर बाहर से कोई सामान लेकर के, यार तो एक एक पैसे का डाक टिकट, मेरे दादाजी डाक टिकट डाक बाबू हुआ करते थे एक ज़माने में। आफ्टर दैट ही क्विट हिज जॉब एंड ही स्टार्टेड concentrating on the like farming activities and all. सो यार, तो ये इन्फ्लेशन है क्या? कोई चीज़ का दाम कैसे बढ़ जाता है? कोई चीज़ के दाम बढ़ने में कौन कौन से कारण इम्पोर्टेंट होते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ये समझें कि हमारी कंट्री, हमारे देश या पूरे विश्व के हिसाब से ये जो दाम बढ़ने की प्रक्रिया है, ये किसी भी सामान का कभी भी कोई दाम बढ़ जाता है। सरकारी कोई गैजेट आ जाता है, सरकारी सामान है तो सरकारी के अनुसार, ओपन है तो उसमें डिमांड और सप्लाई के अनुसार इन चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। सो आज हम ये दाम बढ़ने की प्रक्रिया को जीरो से लेकर के शुरू करेंगे और जहां तक दाम बढ़ता है वहां तक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, यदि आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करी है, थोड़ा सा भी कुछ जानते हैं, तो उसको एक तरफ रख दीजिए। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2002 से 2004 के बीच में बहुत ही काबिल प्रोफेसर से ये मैंने चीज़ें सीखी हैं। वही चीज़ें मैं आप लोगों को वापस सिखाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आपके दिमाग के जितने भी सेल्स हैं सिर्फ मेरे शब्दों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, और ये शब्द अगले 5 मिनट तक आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का, ये समझाने का मैं प्रयास करूँगा अपने शब्दों से। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। What would I say an inflation is? Why would I say an inflation? Because inflation is an ongoing process. आप बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं, आप तरह तरह के काम कर रहे हैं। हर चीज़ का, जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो रिसोर्सेज हैं, वो हमारे संसाधन हैं। संसाधन का बढ़ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। अर्थमेटिक मतलब जैसे संसाधन अगर मेरे बढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 6 7 ऐसे करके बढ़ेंगे। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से हमारे संसाधन नहीं बढ़ते। देखिए, आई गॉट यू गाइस। पॉइंट क्या है कि जो मेरे संसाधन हैं वो बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो मेरा ह्यूमन डिमांड ऑफ द संसाधन है, यानी ह्यूमन डिमांड फॉर रिसोर्सेज, दैट इंक्रीजेज इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया होगा। अर्थमेटिक मतलब 1 2 3 4, ज्योमेट्रिक मतलब 2 4 8 16, इस तरीके से। क्योंकि आदमी, या कहा जाए हमारी सोसाइटी की डिमांड अनलिमिटेड है, बहुत, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी खरीद लेना चाहता है, तो वो उसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। ये तो हम लोग लेमैन टर्म्स में बातें कर रहे हैं। अभी इसकी टेक्निकल चीज़ों पर जब हम लोग आए तो हम इन्फ्लेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज, नाउ मार्क माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, इट इज द परसेंटेज, व्हाट इज इन्फ्लेशन इज द परसेंटेज इंक्रीज in the rise of percentage increase in the prices with respect to percentage increase in the demand for goods and services. Why I am saying goods and services? Because हमारी कंट्री में दो ही किस्म की चीज़ें बनती हैं, या तो वो फिजिकल सामान बनता है या फिर वो सर्विसेज बनती हैं। सर्विसेज जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, सर्विसेज जैसे आपके घर में कोई काम करने के लिए आता है, सर्विसेज जो डॉक्टर्स हमारे लिए आते हैं, हमें ठीक करके जाते हैं, सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग वन पर्टिकुलर कमोडिटी, रादर दे आर सर्विसिंग द कमोडिटी। सो
इसी चीज को हम जब इन्हीं चीजों जब इसके डिमांड और सप्लाई साइड में अंतर आना शुरू हो जाता है, डिमांड बढ़ने लग जाती है, सप्लाई घटती नहीं है लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाती है। दैट इज व्हाई आई सेड परसेंटेज चेंज। सो अगर मैं इसको मैथमेटिकली अगर रखना चाहूं तो आई वुड से परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं 2000 का एक फिगर पकड़ लीजिए और 2020 का एक फिगर पकड़ लीजिए। क्या है, 2000 में पेट्रोल के प्राइसेस, मेरी गाड़ी आई थी, नई गाड़ी, एट दैट टाइम 20 रुपीज पर लीटर, 21 रुपीज पर लीटर यूज टू बी। पापा जाते थे, गाड़ी टैंक फुल करा लेते थे। आज के टाइम 2020, हाउ मच इट इज? इट इज अराउंड 71 और 72 मूविंग टू 74। अभी रिसेंट, अभी जैसे ही 1 जून आ जाएगा, आप लोगों को 74 पर प्राइस, ये मैं पेट्रोल के बारे में बता रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम। इंटरनेशनल प्राइसेस वो हम लोग बाद में जाएंगे, वी कैन टॉक अबाउट दैट, बट ये पेट्रोल के प्राइसेस हैं। अब क्या है, तब मेरी डिमांड थी मान लीजिए 38 लीटर्स, तब मैं पूरी गाड़ी अपनी भर लेता था। अब मेरी डिमांड होगी 5 लीटर, बहुत से बहुत हुआ तो 10 लीटर, अगर मुझे कहीं लंबा नहीं जाना है तो। देख लीजिए, इसी को हम आम भाषा में इन्फ्लेशन कहते हैं। आज से 10 साल पहले 25 किलो चावल का एक बोरा आप 500 रुपए में खरीद सकते थे। मुझे ये लगता है 500, चलो 1000 रुपए मान लेते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का हुआ। लेकिन आज आप जाकर के देखिए बाजार में, 1000 रुपए में आपको कौन सा चावल का बोरा उतने प्राइस पर, उतने उस क्वालिटी का प्राइस पर आपको मिल जाएगा। 2000 जब मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाता था घर के ग्रोसरीज के लिए, तब घी 250 रुपए किलो होता था, आज ठीक डबल है। आज आप जाइए, आपको 450 से 500 रुपए में मिलेगा। क्या है ये? परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड विद रेशियो परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई। क्योंकि हम पूरी डिमांड नहीं बढ़ा सकते, डिमांड मीट नहीं कर सकते, हमारे पास उतने साधन नहीं है, इसलिए अब डिमांड तो बढ़ती जा रही है, डिमांड पर तो कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती जा रही है। अगर जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ उसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो सामान है हम उस सबको नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, हम उसका दाम बढ़ा देते हैं ताकि लोगों की डिमांड अपने आप कम हो जाए और एक तरीके से मार्केट में एक इक्विलिब्रियम काइंड इसको कहा जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट में स्टैब्लिश हो जाए। मार्केट का मतलब ओवरऑल पूरे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, पूरी कंट्री के लेवल पर अगर हम देखें तो ये चीज बनती है। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड, आई एम सॉरी, विद रेशियो ऑफ विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई। अब हम लोग इसको सेंटर में रखेंगे और ये एग्जांपल को हम आगे लेकर के चलते हैं। सो इन्फ्लेशन के लिए मैंने एक टर्म निकाला है पाई, जो कि 22/7 आप लोग जानते हैं, बट यहां पर इन्फ्लेशन का मतलब हम पाई से रखेंगे। पाई बराबर ये जो आप देख रहे हैं परसेंटेज, इफ पाई इज कांस्टेंट, जरा देखिए, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। सो अगर मान लीजिए एक फ्रैक्शन है और ये p/q के फॉर्म में हम डालते हैं, यदि इंक्रीज इन p इज इक्वल टू इंक्रीज इन q, मतलब ये समझिए, कोई टेक्निकल भाषा नहीं है, इसको ध्यान से ये देखिए कि p क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड, और q क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई। यानी जितने परसेंटेज से अगर मेरा डिमांड बढ़ता है, उतने परसेंट से भी मेरा सप्लाई बढ़ता है, तो आई हैव पाई इज कांस्टेंट। लेकिन यही अगर परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, देन आई हैव इन्फ्लेशन इन माय इकोनॉमी। ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से परख लीजिए। इन्फ्लेशन कहते किसको हैं? तो परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड का मतलब मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई चीज खरीदनी है, मेरे मन में इच्छा भी है, इसको मैं डिमांड कह सकता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरी डिमांड अभी ये है कि मैं
मारुति 800 या मारुति ऑल्टो खरीद लूँ तो ये मैं डिमांड कह सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड इट, मैं कहीं से पैसे जुगाड़ करूंगा, मैं एक नई गाड़ी खरीद करके ले आऊंगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे बेंटले खरीदनी है, जैगुआर खरीदनी है, लोग मुझ पर हंसेंगे, आप तो खैर मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्यों? ये मेरी डिमांड नहीं हो सकती, ये मेरी डिजायर हो सकती है। तो इस डिजायर को हम यहाँ पर नहीं काउंट कर रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो पैसे दे सकते हैं उस चीज को खर्च करने, उस चीज को पाने के लिए वो एक निश्चित अमाउंट दे सकते हैं, दैट इज डिमांड। सो ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में अगर हम लोग इन्फ्लेशन को अगर सिर्फ काउंट करें तो इन्फ्लेशन है क्या? तो परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई। यदि परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब ये कि जितना लोगों की डिमांड बढ़ी है उतना आपकी कंट्री में सप्लाई बढ़ी है, तो बॉस इन्फ्लेशन नहीं होगा। और अगर होगा तो बहुत ही माइन्यूट सा 0.1%। पिछले साल 100 रुपए की चीज साल 101 रुपए मिल रही है, अरे क्या फर्क पड़ता है यार। लेकिन बट स्टिल दैट वुड बी काउंटेड एज इन्फ्लेशन। थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर होना भी चाहिए ताकि गवर्नमेंट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डाल सके। हम इसके बारे में एक दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, इसके बारे में हम अभी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ हम इसको भी कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन वहीं इफ परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई, मींस यार आपकी कंट्री है, आप खुद सोचो आपके गांव में किसी चीज की डिमांड एकदम से बहुत बढ़ जाती है। नॉट टू मेंशन दिस नॉट द राइट एग्जांपल, लेकिन मैंने देखा है कि जो तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं अभी वो बड़े महंगे बिक रहे हैं यार। मतलब पहले कुछ और बिकता था, आज उसका प्राइस डबल है। ऐसे कैसे? बिकॉज परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड इज देयर बट सप्लाई, क्योंकि प्रोडक्शन तो बंद हो गया है, प्रोडक्शन तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो फिर इसलिए उसका डिमांड बढ़ना और उसका सप्लाई के बीच में जो गैप आया उसको इन्फ्लेशन से उन लोगों ने पूरा कर दिया है। लेकिन ये कई बार उल्टा भी हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि डिमांड मेरी बढ़ी है पर उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन सप्लाई एकदम से बढ़ गई, जैसा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होता है। आप पिछले साल गेहूं की फसल खराब हो गई, यार इस बार क्या करेंगे? इस बार पिछले साल गेहूं की फसल अच्छी हुई, यार इस बार अब क्या करेंगे? पिछले साल गेहूं का डिमांड बहुत ज्यादा था, लोगों ने सोचा यार प्याज के साथ होता है, आप लोग खुद देखते हो। वाई आई एम कोटिंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स? क्योंकि हमारे चारों तरफ से हैं ये सब चीजें, हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं। सो यार पिछले साल प्याज 60-70 रुपए किलो बिका था। मेरे जैसा एक आदमी जो नया नया किसान होगा वो क्या करेगा? इस साल पूरे सब में जाकर के प्याज बो दो, अगले साल 10 रुपए किलो। भैया डिमांड तो बढ़ी पर उसकी सप्लाई जो थी आपने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी। तो ऐसे में क्या होगा? वो इन्फ्लेशन तो नहीं होगा, वापस लुढ़क करके मामला डिफ्लेशन पर आ जाएगा, और ऐसा इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपको लग रहा होगा सुनने में यार प्याज 10 रुपए किलो, सर आप कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर डिफ्लेशन होता है तो लेबर का भी उसके अंदर कॉस्ट जुड़ जाता है, लेबर के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी उसकी जुड़ जाती है। हम फिर बैंक इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं, लेंडिंग रेट्स के बारे में बात करते हैं, वो सब के सब गिर जाते हैं, हमारी इकोनॉमी डूम पर चली जाती है। इसीलिए ये सिचुएशन के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। आपको अच्छा लगेगा अगर आपके फादर की सैलरी 20,000 से 25,000 जितनी भी सैलरी है, मान लीजिए 50,000 रुपए सैलरी है, अगले साल से उनको 40,000 रुपए सैलरी देनी शुरू कर दें और ये कहें कि सर डिफ्लेशन है, हर चीज का दाम सस्ता हो गया है, यार ये तो बड़ी खराब बात हुई। सो चेक दिस आउट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरीली इज इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। अब हम लोग यदि इन्फ्लेशन ठीक तरीके से समझ चुके हैं तो हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देख लीजिए, अगर इसका नोट डाउन कर लीजिए, और अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए, हम छोटे फ्रैक्शन पर आते हैं। छोटा फ्रैक्शन क्या है? सो वेयर इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब ये पिछले साल आपने 100 रुपए का सामान बनाया, राइट, और 100 रुपए के सामान को आपने 100 रुपए में बेच दिया, वेरी गुड, क्या बात है। लेकिन अब क्या है, इस साल थोड़े नए लोग मार्केट में आ गए हैं, थोड़े नए लोगों को जॉब हो गई है, थोड़े नए लोग पैसे कमाने लग गए हैं। सो इन लोगों ने आकर के जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उसको थोड़ा बूम कर दिया, डिमांड हमारी बढ़ा दी। इस चीज को पहले से ही काफी सारे जो
पॉलिसी मेकर्स हैं इकोनॉमी में, उन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया और उन्होंने सप्लाई के लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ा दिया, नए लोगों को हायर किया। इस तरीके से ये जो चला इसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इज एन इंग्लिश वर्ड। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। तो ये इन्फ्लेशन है यहाँ पर, लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा है और इसको कोई माइंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर आदमी की सैलरी साल में एक बार अप्रेजल पर जरूर जाती है। यदि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से है, इनऑर्गेनाइज सेक्टर से है यार, तो सरकार भी कहती है कि इनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट वो लोग निश्चित कर देते हैं कि आप इससे कम पैसे नहीं दोगे। प्लस डियरनेस अलाउंस मिलता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। इस तरीके का जो इन्फ्लेशन है वो में हिट नहीं करता है, हर्ट नहीं करता है। देखिए जरा, नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, देन आई वुड कॉल इट वॉकिंग। सो इट इज, माइंड दिस। यहां पर मैं इस चीज को जरा ध्यान में रखेंगे, ये ज्यादा नहीं है। इट इज इंक्रीज इन डिमांड इज देयर, बट इट इज मोर और लेस can be coupled with the increase in supply. However, increase in demand when it is greater than increase in supply, जैसे मान लीजिए 5% का चेंज है, 10% का चेंज है, इस किस्म के इन्फ्लेशन को हम वॉकिंग कहते हैं। देखें आप लोग, पहले रेंगना, ये एक बच्चे के जैसा है। पहले रेंगना, फिर चलना, अब अगला होना चाहिए दौड़ना। तो चेक दिस आउट, इंक्रीज इन डिमांड इज वेरी मच देन the increase in supply. I call it galloping. अब galloping का मतलब आदमी का दौड़ना नहीं, घोड़े का दौड़ना होता है। Galloping is where our country, हमारी कंट्री इस वक्त galloping के स्टेज में है। Very sorry to say, but yes, this is the truth. मेरे सोचने या आपके सोचने से बदल नहीं जाएगा। हम सब देख रहे हैं, this is the truth of our country, that इंक्रीज इन डिमांड। कैसे मैं ये इस बात को मैं कैसे कह रहा हूं, इसको मैं साबित भी कर सकता हूं। क्या है, हमारी कंट्री में अब एक नया फील्ड आ गया है, नया सेक्टर आ गया जिसको मिडिलमैन सेक्टर कहते हैं। आप कुछ भी करो, हर चीज में आपको मिडिलमैन सेक्टर मिल जाएगा। इसीलिए शायद होता है कि जो प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है, मान लीजिए किसान है, हम सभी लोग गाँव के क्षेत्र से हैं, किसान है, वो उसको अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने प्रोडक्ट का उसको मिल जाता है। लेकिन क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वो चीज मार्केट में बिक रहा है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। होता क्या है, एक किसान अपना सामान बना करके दे देता है। मान लो गेहूं उसने 10 क्विंटल बनाया, 10 टन उसने गेहूं बनाया और मार्केट में सेल आउट कर दिया। जिसने खरीदा उसने इस चीज को कहीं और सेल आउट किया। जिसने मान लेते हैं एक मिडिल मैन, एक व्यापारी है, जिसने उसको हार्वेस्ट गोल्ड, एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, वहां पर उसने उसको सेल आउट कर दिया। हार्वेस्ट गोल्ड ने वो सारा लिया, पर उसको उस प्राइस तो 2000 पर नहीं मिला ना, उसको इसका प्राइस मिलता है 2500 या 3000 या और भी ज्यादा। फिर वो उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके मार्केट जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, तो किसान के पास कितना गया, पर 100 किलो उसके पास 2000 रुपए जाते हैं। लेकिन मार्केट में जो मैं पे कर रहा हूं पर 100 किलो, दैट इज 50,000 रुपीज। जो ब्रेड होता है 35-40 रुपए का इतना आता है, और उसके अंदर मेरे ख्याल से पाव भर से ज्यादा आटा नहीं लगता है। वही ब्रेड, वही आलू के चिप्स में 500-550 रुपए किलो लेकर के मैं खाता हूँ। 25 रुपए का लेस का इतना बड़ा पैकेट आता है। ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यस, देयर आर प्रोसेसिंग इन इट, काफी सारी चीजें प्रोसेस की जाती हैं। आप लोगों को हैरानी होगी जान करके कि 2000 में एक बार पेप्सी और कोक पर एक ऐसा आ गया था कि इसके अंदर कीटनाशक है। उसके प्राइसेस 2 रुपए हो गए थे। 2 रुपए में कोई गाली नहीं देता यार, पर 2 रुपए के अंदर वो 15 रुपए का सामान 2 रुपए में बिक रहा था। आज के समय में उसका प्राइस क्या है वो आप लोग जानिए, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। सो व्हाट वी टॉक्ड अबाउट क्रीपिंग, वेयर इट इज स्लो स्पीड है, बहुत ही स्लो स्पीड है, स्नेल स्पीड इसको हम कहते हैं, घोंगे की चाल। दूसरा इज वॉकिंग, जब ठीक है पर ये भी बंदा झेल जाता है, कंट्री ये भी झेल जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गैलोपिंग, इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है सर्विस क्लास या फिर कहा जाए वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, सबसे ज्यादा उस पर इसका असर पड़ता है। लेकिन दुनिया ने इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें देखी हुई हैं। इससे भी आगे की एक स्टेज होती है जो भगवान ने करे हिंदुस्तान में आए, लेकिन ऐसी चीज का मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। चेक दिस आउट, इंक्रीज इन डिमांड
इज डिसप्रोपोर्शनेट। मतलब ये जो मैं कह रहा हूं इसके बीच में लिख देता हूं, डिस टू इंक्रीज इन सप्लाई, इसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। वाओ, सो वी गॉट 4 of them: creeping, snail space, walking, ठीक है, galloping, what we are, हाइपर इन्फ्लेशन। यार ये क्या है? अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। 1929 से थोड़ा पहले, सॉरी मतलब 1929 टू 1933 के टाइम पीरियड को हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। पूरे वर्ल्ड भर में इकोनॉमीज, स्टॉक मार्केट्स, नॉट इकोनॉमीज, स्टॉक मार्केट्स खत्म हो गए, सब कुछ गया। इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा जर्मनी पर। आप लोगों ने 9th क्लास की बुक में देखा भी होगा कि अगर आप नहीं देखा है तो एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक है, उसमें देखिए। उसके अंदर में नोटों का, ताश का जैसे लोग महल बनाते हैं वैसे नोटों का महल बना करके बच्चे जर्मनी में खेल रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, आपकी तिजोरी में इतना पैसा हो, आप उसको बचा के रखोगे या बाहर दुनिया के सामने में ऐसे दिखाओगे? पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आज जो आप 10 रुपए में खरीद रहे हैं, कल की डेट में उसी सामान को खरीदने में आपको 15 रुपए लगे, तो इसको हम गैलोपिंग कहेंगे। अगर 10 रुपए की चीज को खरीदने में अगर आपको 13 रुपए लगते हैं तो उसको हम वॉकिंग कह सकते हैं। 10 रुपए की चीज को खरीदने में आपको यदि 11 रुपए लगते हैं, 12 रुपए भी मान लेते हैं यार, चलो 12 रुपए, 1 रुपए और दे दिया, खुश रहो, उसको हम क्रीपिंग कह सकते हैं। लेकिन अगर 10 रुपए की चीज को खरीदने में आपको 5000 रुपए देने पड़ जाएं, यार खरीदोगे कोई? लेकिन इसका भी एक लॉजिक है। एक सिचुएशन पकड़ लीजिए, आप रेगिस्तान में हैं, आपके पास 15-20 ऊंट हैं जिसके ऊपर सोना लदा हुआ है, हीरे लदे हुए हैं, न जाने क्या क्या लदा हुआ है, बाकी इमेजिनेशन आप अपने तरीके से लगाइए। लेकिन आपके पास पानी नहीं है बॉस। उस एक बॉटल पानी के लिए जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, सर ये 2 लाख की बोतल है, लोगे आप? लो, 2 लाख की बोतल है, लेके देखो। पहले तो आदमी सोचेगा यार 2 लाख की बोतल, अच्छा चल जान जा रही है, ले ही लेते हैं। 2 लाख, ये है हाइपर इन्फ्लेशन। यहां पर आदमी केवल जान बचाने के बारे में सोचता है, जो कि जर्मनी में 1929 टू 1933 ग्रेट डिप्रेशन cursed Germany in such a way that people were on roads, people were sleeping on hangers। सोने के लिए हमें बिस्तर मिलता है, वो लोग ऐसे लटक करके, एक ऐसे रेलिंग है, रेलिंग पर ऐसे लटक करके सो जाते थे। That used to be the case। एक बार ये दुनिया ने तब देखा था, दूसरी बार देखा था 1963, 64, 67 में, जब जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अरे यार जैसे यूएई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग, कुवैत हो गया, ईरान, इराक, यू नो ऑल दीज कंट्रीज, इन लोगों ने अपना एक फॉर्म बनाया जिसको ओपेक कहते हैं। ओपेक मींस ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कार्टेल। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने देखा यार हम तेल तो दे रहे हैं दुनिया को, दुनिया भर में तेल हम बेच रहे हैं और दुनिया वाले तेल का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब इतना सस्ता हमसे खरीदते हैं और हमें जो चाहिए वो हमें बड़ा महंगा बेचते हैं। उनको क्या चाहिए यार? उनको भी गाड़ियां चाहिए, उनको भी टेक्नोलॉजी का स्टफ चाहिए, उनको भी कपड़े लत्ते चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाना। कहाँ बनाओगे खाना मिडिल ईस्ट में? वहां खाना नहीं बनता बॉस, वहां खाना बाहर से इंपोर्ट होता है। वो एक्सपोर्ट क्या करते हैं? तो ऑयल। सो इन लोगों ने क्या किया, अब बाहर की चीजें, खाना महंगा मिल रहा है, कपड़े महंगे मिल रहे हैं, या टेक्नोलॉजी की चीज महंगी मिल रही है, टीवी नहीं है किसी के पास, रेडियो नहीं है किसी के पास। सो इन लोगों ने अपना एक प्रॉब्लम आपस में डिस्कस किया एंड दे सेड बहुत हो गया, अब हम क्या करेंगे? हम अपना तेल अपने आप बचा करके रखेंगे। दैट इज द टाइम व्हेन अमेरिका स्टार्टेड इट्स वॉर अगेंस्ट मिडिल ईस्ट। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरीथिंग। उसी समय से आज के समय में जो आप देखते हो अफगानिस्तान के अंदर यूएस घुसा हुआ है, एक्सक्यूज मी, कुवैत के ऊपर हमला करता है, ईरान को परेशान करता है, ये करता है, वो करता है, सब तेल की लड़ाई है भैया। सारी तेल की लड़ाई 1964 से 65 के बीच में हुई थी। सो इतना बड़ा इकोनॉमिक शॉक आया बाजार में। आप जस्ट इमेजिन करो कि अभी के टाइम पर आपको 200 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है, आप कितने दिन रुकोगे? 1 दिन, 2 दिन, गालियां दोगे सरकार को, सारी चीजें करोगे, लेकिन खरीदोगे वही चीज। इसको कहते हैं
जब अगले को पता है कि आप कहीं और नहीं जा सकते, वो कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता है। अभी के टाइम पर ये चीज भगवान ने करे कहीं हो, पर अगर ये होती है तो ट्रस्ट मी, इसके बाद केवल और केवल लड़ाई होती है। इसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री पर चढ़ी बैठता है। सो लेट्स होप कि ऐसा ना हो। विद एग्जांपल्स सो वी कैन चेक दिस आउट। हम लोग अगर ये बात समझ चुके हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन किस चीज को कहते हैं, तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं, उसको किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सरकारी जो हिसाब किताब होता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारा जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, वो सब चीजें, वो सब के सब इन सब बातों को ध्यान में रखती हैं। इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा यदि कोई रखता है हिंदुस्तान में, तो वह होता है आरबीआई का गवर्नर। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से ही वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी डिसाइड करता है। अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने से पहले वो गवर्नमेंट के साथ भी इस बारे में डिस्कस करता है कि आपको अपने टैक्स रेट बढ़ाने हैं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि टैक्स बढ़ गए हैं, नए नए नोट छप करके आ जाते हैं। जो नए नोट छप करके आते हैं, अगर आप उसके हिसाब से अपनी कंट्री में प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे तो आप इस स्टेज में पहुंच जाओगे। कैसे यार? मान लेते हैं कि 100 रुपए आपके पास हैं जो आप मुझे दोगे क्योंकि मैं कुछ बनाता हूं। लेट्स से मैं चने बनाता हूं और मैं सत्तू बेचता हूं और आप नींबू पानी बेचते हो। दिन के एंड में मैं 10 रुपए मैं एक गिलास लेता हूं, आप भी 10 रुपए एक गिलास लेते हो। मुझे भूख लगेगी, मैं आपके पास जाऊंगा, यार नींबू पानी पिला, 10 रुपए आपको दे दिए, 10 रुपए आपने ले लिया। आपको भूख लगी, आप मेरे पास आए, यार सत्तू पिला, चलो ठीक है यार, 10 रुपए ही तो घूम रहे हैं। हम अपनी इनकम क्या काउंट करें? 10 रुपए तुम्हारे पास, 10 रुपए मेरे पास, यही 10 रुपए घूम रहे हैं। इस बीच में मेरा एक दोस्त आता है, कहता है चलो ठीक है, तुम लोगों की पैसे की समस्या मैं दूर करता हूं। इस दोस्त का नाम आरबीआई है। ये क्या करता है? वो 10 नया रुपया छाप देता है, कहता है ले कबीर तू भी ले भाई तू भी ले। अगला बंदा, उसके पास 10, मेरे पास 10। अब मैं कहता हूं अच्छा आने दो इसको, पहले मांगने तो दो पहले मेरा सामान जो मांग रहा है। आकर के मेरे से कहता है यार अब तो 20 रुपए लगेंगे। वो बंदा अवाक, यार 20 रुपए कैसे? नहीं यार अब दाम बढ़ गए हैं यार, देख रहे हो सामान कितना कम मिल रहा है, वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें हो। मरता क्या ना करता, कहता है चल ठीक है भाई ले 10 रुपए ले 10 रुपए बाद में ले लियो। ठीक है भाई। मैंने कहा यार अपना भाई है, पुराना दोस्त है, गांव समाज है, व्यवहार है, चलो चलेगा काम। 10 रुपए उसने दे दिया। अगली बार जब मैं गया उसके पास, मुझे भी चाहिए, कहेगा अब तो 20 रुपए लगेंगे। कहा यार तू तो कल तक 10 रुपए में बेचता था। नहीं भाई, उसके पास भी वही लॉजिक है और टिट फॉर टैट उसने भी कर दिया। मेरे पास 20 रुपए हैं, ले भाई 20 रुपए। अब वही 10 रुपए वापस मेरे पास आ रहे हैं उधार के तौर पर। एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों ने एक दूसरे का मतलब जो भी था बोला एक दूसरे को कि तुम खराब आदमी, मैं खराब आदमी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शुरुआत भी हम लोगों ने 10 रुपए से की थी और अंत भी हम लोगों ने 10 रुपए पर किया। फर्क सिर्फ ये रहा कि 10 रुपए पहले सिर्फ एक आदमी के पास थे, अब 10 रुपए यहाँ पर दोनों आदमी के पास में है। और यही पूरी इकोनॉमी में एज अ सिस्टम चलता रहता है, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम, जिसको मार्केट मैकेनिज्म कह सकते हैं, जिसको हम डिमांड इकोनॉमी कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री डिमांड पर ही बेस्ड है। उसका सारा नेशनल इनकम, उसका सारा का सारा पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, हर चीज डिमांड बेस्ड है। ऐसी इकोनॉमीज में इस चीज का खतरा बहुत ज्यादा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है उस तरीके से डिमांड घट भी रही है। ऐसा तभी होता है जब जमाखोरी होने लग जाए, काला बाजारी होने लग जाए, कोई अपना सामान अपने पास रोक करके रख ले काफी समय तक, दवाओं के साथ ऐसा कोई करे, बड़ा बुरी बात, बहुत बुरी बात होगी। रेलवे अभी यही कर रहा है, 300 रुपए 500 रुपए के टिकट के लिए लोगों से 1500 रुपए ले रहा है। दैट इज व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन। 500 रुपए का प्राइस यदि डबल भी देना पड़े, 1000 रुपए, आई कैन स्टिल कॉल इट गैलोपिंग, बट इफ इट बिकम्स 3 times आई हैव टू कॉल इट हाइपर इन्फ्लेशन। सो ऑल दीज थिंग्स आर, एज आई सेड अर्लियर, ये सारी चीजें आरबीआई का गवर्नर बहुत क्लोजली, उसकी एक कमिटी होती है। आई डोंट नो मच अबाउट दैट, माय कलीग विल टेल यू इन अ मच बेटर वे। हाउएवर इन्फ्लेशन, दिस इज व्हाट इट इज। यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लीजिए। इससे प्यार से कोई आदमी आपको समझाए, ये बात मतलब अपने लेवल पर मुझे नहीं लगती, बट आई एम श्योर एक बार अगर आप लोग ये कर लोगे, एक बार दोबारा देख लोगे तो मजा आ जाएगा यार। बहुत इजी है, इतना टफ भी नहीं है, बस दिमाग लगाना, एग्जांपल्स को सेटअप करके रखना है, एंड दैट इज इट।
इसको अगर मैं एंड करूं तो आई वुड से इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज माय फिस्कल पॉलिसी प्लस मॉनेटरी पॉलिसी, they of the RBI depends upon all these factors. अगर इसके फिगर्स मेरे पास, मॉनेटरी पॉलिसी अगर बेसिकली मैं बात करूं तो, और फिस्कल मतलब होता है टैक्स और मॉनेटरी मतलब होता है नए पैसे छापना, मोटा मोटा समझ लेते हैं. फिस्कल मतलब टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स देते हैं, सब्सिडीज देते हैं सरकार को, जितना भी पैसा टैक्स से मिलता है उसको हम एक तरीके से फिस्कल पॉलिसी कह सकते हैं. लेकिन मॉनेटरी मतलब आरबीआई के पैसे छापना, कि वो पैसे छापने के समय किन किन बातों पर ध्यान देती है. उसमें से ये जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा इन्फ्लेशन है. ठीक है, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन आता है मन में, यार इसमें पता है यूट्यूब में कमेंट सेक्शन भी होता है, उसमें अगर आप लिखो तो मेरे तो पता चल जाता है. कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या आए, डू पिंग मी अप, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. Until then, stay safe, have fun, and yeah, good luck. Tata.